नमस्कार, मैं गार्गी कौशिक आपका स्वागत करती हूँ गौरांश एंड गौरांशी क्लासेस में। आज का विषय है वैदिक शिक्षा में के प्रमुख दोष। डॉक्टर F.E. के शब्दों में ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली रूढ़िवन एवं औपचारिक हो गई और प्रगतिशील सभ्यता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो गई। यानी कि जो वैदिक शिक्षा थी, जो वैदिक एजुकेशन थी, ये वो रूढ़िवादी हो गई। मतलब कुछ परंपराओं को मानने लगी, रूढ़िवादी हो गई। एक ही जैसे वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं हो पा रही थी। औपचारिक हो गई, फॉर्मल हो गई, कुछ ही लोगों के लिए हो गई। ठीक है, मतलब एक टाइम वन निश्चित की ऐसे ही होगा। फिर प्रगतिशील सभ्यता, क्योंकि वैदिक सभ्यता धीरे धीरे प्रगतिशील कर रही थी, प्रगति हो रही थी, लेकिन उनकी आवश्यकताओं को, उस समय की मांग को भी पूरा करने में क्या होने लगी, असमर्थ होने लगी। अब इसमें क्या क्या दोष आ गए। ठीक, दोष, वैदिक शिक्षा के दोष, लोक भाषाओं की उपेक्षा होने लगी। वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज थी, जो वहाँ के आसपास के एरिया में जो भाषाएं बोली जाती थी, वो शिक्षा में लागू ही नहीं की जा रही थी। उनकी उपेक्षा होने लगी, उनको निगलेक्टिंग किया जाने लगा, ध्यान नहीं दिया जाता था और संस्कृत भाषा पर पूरा जोर दिया जा रहा था। वैदिक शिक्षा में फिर क्या होने लगा कि धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा होने लगी, यानी कि एक ही विशेष धर्म को माने जाने लगा और सभी जो अन्य धर्म थे ये उनकी उपेक्षा की जाने लगी। उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना, उनकी उपेक्षा करना, उनके अन्य धर्मों का सम्मान न करना, बस ब्राह्मण धर्म का सम्मान करना, संस्कृत भाषा पर जोर देना। तीसरा, शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा की नहीं जाए, यानी कि उस समय जो शूद्र थे, जो शूद्र जाति थी उसकी पूरी तरीके से उपेक्षा की जाने लगी। और देखने को मिला कि बस 3 वर्गों को, कौन कौन वर्ग थे वो, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और आपके वैश्य, इन 3 वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। यानी कि ब्राह्मण को शिक्षा दी जाएगी, क्षत्रिय को शिक्षा दी जाएगी, वैश्य को शिक्षा दी जाएगी, लेकिन जो उस समय सेवा कार्य करता था उस जाति को, यानी कि जो निम्न वर्ग की जाति थी, उसको शिक्षा की पूरी तरीके से उपेक्षा की जाने लगी। उनके लोगों को शिक्षा नहीं दी जानी जाएगी। फिर तीसरा, जन साधारण को भी शिक्षा देना, यानी कि जो सामान्य वर्ग, विशेष वर्गों के, शूद्रों के साथ साथ जन साधारण, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज, यानी कि आप समझिए कि जो राजा है ना, राजा आपका, और वहाँ के मंत्रिमंडल और व्यावसायिक वर्ग, जो उच्च वर्ग था, जो मतलब कुल मिला के आप समझिए जो उच्च वर्ग था, उसको तो शिक्षा देने की बात की जाने लगी। जो लेकिन आम वर्ग, किसानों का वर्ग, जनता का वर्ग, काम करने वाला वर्ग जो वो था, जन साधारण जो वर्ग था, उसको पूरी तरीके से उपेक्षित किया जाने लगा। उस पर शिक्षा का कोई भी ध्यान दिया नहीं जा रहा था, है ना। अगला, स्त्री की शिक्षा की भी उपेक्षा की जाने लगी। धीरे धीरे मैंने आपको पहले भी बताया कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, पूर्व वैदिक, है ना, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक 2 कालों में बांटा गया। तो पूर्व वैदिक काल में तो क्या था कि स्त्री की शिक्षा को मान्य दिया जा रहा था। वहाँ पे मैंने आपको उदाहरण भी बताए, गार्गी, अपाला, घोषा, कैकेयी, मित्रा, वैदेही आदि, अनुसुईया आदि उदाहरण हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते, यानी कि धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया, तो स्त्री की शिक्षा को भी उपेक्षित किया जाने लगा। और इसका एक जो उदाहरण है वो गार्गी और याज्ञवल्क्य शास्त्रार्थ का भी उदाहरण है। यानी कि उन्होंने उस शास्त्रार्थ में उनसे कहा कि तुम स्त्री हो, चुप रहो, शांत हो जाओ। हाँ, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि स्त्री ज्ञान को भी कम किया जाने लगा, उनकी भी उपेक्षा की जाने लगी और उनको भी धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था से अलग किया जाने लगा। फिर नवीन धर्मों का आविर्भाव हो गया, यानी कि जब कोई भी व्यवस्था, यानी कि वैदिक व्यवस्था जो थी, वो धीरे धीरे जब समाप्त होती जा रही थी और अपना कार्य अच्छे से नहीं निभा पा रही थी, तो दूसरी व्यवस्था का आना एक स्वाभाविक था। क्योंकि जब वैदिक व्यवस्था में अनेकों कुरीतियाँ आती दिखाई दे रही थी, तो अन्य जातियों के लोग इस व्यवस्था को सुधारने के लिए एक अन्य नए धर्मों का प्रचार करना शुरू किया। यानी कि ऐसी नई व्यवस्था को लाना चाहते थे जो धर्म निरपेक्ष हो, शूद्रों को भी उसमें स्थान मिला,
मिल जाए, जनसाधारण को भी, स्त्रियों को भी, नवीन धर्म, मतलब उसका मानना ऐसा था उन लोगों का कि सभी धर्मों के लोगों को, सभी लोगों को समानता पूर्वक शिक्षा दी जाए। एक जनसाधारण हो चाहे कोई शूद्र हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो और साथ ही साथ उनको अपने बारे में सोचने का भी निर्णय लिया जा सके। ऐसी शिक्षा व्यवस्था के लिए नवीन धर्म, नए नए लोग अपना क्या कर रहे थे, व्यवस्था को लाना चाहते थे। उन नई व्यवस्थाओं में 2 व्यवस्थाओं का जन्म हुआ। अब वो 2 व्यवस्थाएं कौन सी थी? बौद्धिक और जैन। ठीक है, बौद्धिक शिक्षा व्यवस्था और जैन शिक्षा व्यवस्था, ये दोनों ही शिक्षा व्यवस्थाएं ऐसी जन शिक्षा व्यवस्था थी, इनमें क्या था, लोक भाषा को भी मान्यता दी जाई गई कि देखिए आपने बौद्ध धर्म पाली भाषा में है ना, जैन धर्म जो है वो प्राकृत भाषा में है और धर्मनिरपेक्ष है, वहाँ कोई विशेष धर्म नहीं है, वहाँ कोई ऐसा नहीं है, वहाँ लोकल लैंग्वेज पर भी पूरा ध्यान दिया गया, शूद्रों को भी आने की अनुमति दे दी, यानी कि सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए वहाँ एक जैसा नियम, एक जैसे कानून, एक जैसी बातें हैं उस आचार संहिता में लिखी गई। जनसाधारण के लिए सभी के लिए द्वार खोले गए और बाद में स्त्रियों की शिक्षा को भी लेकर इसमें जोर दिया जाने लग गया। तो ये 2 प्राचीन काल में 2 व्यवस्थाएं और आपके सामने आई। ठीक है, 2 व्यवस्थाएं सामने आई। अब वैदिक कालीन शिक्षा का विषय और पाठ्यक्रम। विषय क्या थे उस समय? चिकित्सा, वाणिज्य, गणित, खगोल, नक्षत्र, युद्ध, नैतिक इत्यादि। पाठ्यक्रम क्या क्या था? ऐतिहासिक कथाएं, पौराणिक व्याख्यान, छंद, वेद, गणित, परा, अपरा, व्याकरण इत्यादि। परा और अपरा से समझिए, परा वो चीज़ थी जो आध्यात्मिक ज्ञान, कर्म, धर्म, आंतरिक साधनाओं पर जोर देती थी। अपरा जो थी वो सामाजिक शिक्षा को प्रदान करती थी। ठीक है, उसके बाद शिक्षण विधियाँ क्या क्या थी? अनुसरण करना, आवृत्ति, कंठस्थ, व्याख्या, मनन, कथन, प्रदर्शन, अभ्यास, निधिध्यासन, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, शास्त्रार्थ। और ऋग्वेद के 7वें मंडल के एक सूक्त में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने की तुलना सामूहिक मेंढकों के टर्राने से की गई है। इसका मतलब उस समय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? मौखिक थी। अब हम जान लेते हैं कि प्राचीन काल शिक्षा व्यवस्था में मैंने एक छोटा सा नोट बनाया है, ये आपके समझने के लिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है। क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा को लेके। ठीक है, प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में 3 व्यवस्थाएं हैं: वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, जैन शिक्षा। वैदिक शिक्षा में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? वैदिक शिक्षा क्या है, अर्थ, परिभाषा। ठीक है, वैदिक शिक्षा के उद्देश्य, महत्व, विशेषताएं, दोष जान चुके हैं। विषय, पाठ्यक्रम, विधियाँ, शिक्षण विधियाँ और निष्कर्ष भी जान चुके हैं। और अब वर्तमान समय में इस शिक्षा से क्या क्या लिया जा सकता है ये आप खुद करेंगे, है ना, पूरा पढ़ने के बाद ध्यान से। और संस्थाएं के बारे में, संस्था का क्या नाम था? गुरुकुल था। ऐसे ही बौद्ध शिक्षा में अब हम आगे जानेंगे अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, विशेषताएं, महत्व, दोष, विषय, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, निष्कर्ष, वर्तमान समय में उससे क्या लिया गया है। जैन शिक्षा में भी अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, विशेषताएं, दोष, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, वर्तमान समय में उस शिक्षा से क्या लिया गया है। बौद्ध शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मठ विहारों में। जैन शिक्षा कहाँ दी जाती थी? पाठक और जनालयों में। Thanks. Like, subscribe and share.